आज बात करते हैं दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जल बंटवारा समझौतों में से एक की, सिंधु जल संधि। ये सिर्फ एक संधि नहीं है, बल्कि दो देशों के बीच पानी के रिश्ते की कहानी है। और हाँ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। आइए इसे गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो हम इस पूरी संधि को कैसे समझेंगे? देखिए, हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम इसकी भौगोलिक कहानी को जानेंगे, फिर संधि कैसे बनी, नदियों का बंटवारा कैसे हुआ, नियम क्या हैं, और अगर कोई विवाद हो तो उसे सुलझाने का तरीका क्या है। किसी भी समझौते को समझने के लिए सबसे पहले उसकी जमीन को समझना जरूरी होता है। तो चलिए पहले उस नदी सिस्टम पर एक नजर डालते हैं जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। ये जो नक्शा है, इसमें साफ दिख रहा है कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां कितनी बड़ी जगह में फैली हुई हैं। ये पूरा एक ही रिवर सिस्टम था, लेकिन 1947 में जब बंटवारा हुआ तो यही एक नदी प्रणाली दो अलग अलग देशों, भारत और पाकिस्तान की जीवन रेखा बन गई। अब सोचे, जब एक ही नदी सिस्टम दो देशों की जरूरतें पूरी कर रहा हो तो एक नियम कायदा बनाना कितना जरूरी हो जाता है। बस इसी जरूरत ने सिंधु जल संधि की नींव रखी। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। बंटवारे के बाद पाकिस्तान की खेती के लिए जो नदियां सबसे जरूरी थीं, उनका सोर्स, उनका उद्गम भारत में था। मतलब पानी का कंट्रोल ऊपरी देश यानी भारत के पास था। इसी मुश्किल भौगोलिक स्थिति ने एक ऐसे ऐतिहासिक समझौते को जन्म दिया जिसे खास तौर पर टकराव को टालने के लिए ही बनाया गया था। और ये कोई आसान सफर नहीं था। लगभग 10 साल, पूरे 1 दशक तक बातचीत चली। इसमें वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत ही अहम रोल निभाया, एक मीडिएटर का। और फिर जाकर 1960 में सिंधु जल संधि पर साइन हुए। यह सिर्फ एक अग्रीमेंट नहीं था, बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल था कि कैसे देश मिलकर मुश्किल मसले सुलझा सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, इस संधि का मेन पॉइंट क्या है? इसने आखिर पानी का बंटवारा किया कैसे? चलिए अब समझौते के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। संधि ने एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बहुत ही कारगर फॉर्मूला निकाला। 6 नदियों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज, इनका पूरा कंट्रोल भारत को दिया गया। और पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका ज्यादातर पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया। ये जो बंटवारा है ना, ये इस संधि की आत्मा है, और प्रीलिम्स के लिए तो ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। और इस बंटवारे का नतीजा क्या निकला, वो भी काफी दिलचस्प है। जैसा ये चार्ट दिखा रहा है, कुल पानी का लगभग 80% पाकिस्तान को मिला और करीब 20% भारत को। इससे ये पता चलता है कि संधि ने पाकिस्तान की निचली भौगोलिक स्थिति और उसकी खेती की जरूरतों का ध्यान रखा। ठीक है, पानी तो बढ़ गया, लेकिन इसके नियम कायदे क्या थे? चलिए अब संधि की उन बारीकियों को देखते हैं जो इसे इतना मजबूत बनाती हैं। भले ही पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान को मिला, संधि भारत को कुछ बहुत ही खास पर लिमिटेड अधिकार देती है, जैसे कि घरेलू इस्तेमाल के लिए, थोड़ी बहुत खेती के लिए, और सबसे जरूरी पनबिजली यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने के लिए। और यहीं पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स का कॉन्सेप्ट आता है। यह बहुत ही शानदार आइडिया है। इसका मतलब यह है कि भारत बहती हुई नदी के पानी से बिजली बना सकता है, लेकिन इसके लिए वो कोई बड़ा डैम बनाकर पानी को रोक नहीं सकता। इससे होता यह है कि पाकिस्तान की तरफ पानी का बहाव कुदरती तौर पर बना रहता है। देखिए संतुलन का कितना अच्छा उदाहरण है। अब देखिए, 2 देशों के बीच हर बात पर सहमति हो, यह तो मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या होता है जब किसी प्रोजेक्ट को लेकर या संधि के किसी नियम को लेकर कोई मतभेद पैदा हो जाता है? इसी के लिए बनाया गया था स्थायी सिंधु आयोग, जिसे हम पिक भी कहते हैं। ये आयोग एक तरह से बातचीत का पहला दरवाजा है। इसमें दोनों देशों के अधिकारी होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं, डेटा शेयर करते हैं और छोटी मोटी समस्याओं को आपस में ही सुलझा लेते हैं। और अगर पीसी में बात नहीं बनी तो उसके लिए एक 3 स्टेप का सिस्टम है। ये 3 सीढ़ियों जैसा है। पहला स्टेप पीसी। अगर यहां मामला नहीं सुलझा तो दूसरा स्टेप है एक न्यूट्रल एक्सपर्ट, जिसे वर्ल्ड बैंक नियुक्त करता है। और अगर मामला बहुत ही गंभीर और कानूनी हो तो तीसरा और आखिरी स्टेप है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। भारत की किशनगंगा और रातले परियोजनाओं पर पाकिस्तान ने जो आपत्तियां जताई हैं, वो इसी सिस्टम के जरिए ही तो आगे बढ़ी हैं। सोचिए, 60 साल से ज्यादा हो गए इस संधि ने युद्ध देखे, राजनीतिक तनाव झेले, फिर भी ये टिकी रही। लेकिन आज की चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। क्लाइमेट चेंज, पानी की बढ़ती जरूरतें, नए-नए प्रोजेक्ट्स, ये सब मिलकर इस संधि की मजबूती को परख रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या ये भविष्य में भी इतनी ही कारगर रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरे दक्षिण एशिया के भविष्य पर असर डालेगा।